Today we are going to discuss about project report. Uh, because an entrepreneur, whenever he is going to start any business, he is asked for a project report. Suppose he will go to a bank or to any other financial institution for applying for a loan, he will be asked for a project report. So, an entrepreneur needs to know what actually a project report means and how is it prepared. So, the project report is basically a document which gives an account of the project proposal to ascertain the prospects of the proposed plan. The plan which the entrepreneur is having, he is writing down on a paper so that he makes it clear that how he is going to conduct that business. So the project report contains a detailed information about the assets that are required, suppose land, building, or machinery, raw material, equipments. For a travel agency, mostly there are some equipments that are required. There is no need of land or big buildings as such. But for manufacturing companies, they require too much of land. Also, they require sheds, buildings where they will install the machinery. So those all things are to be mentioned in the project report. And in case of manufacturing setups, they also require raw material. So they have to mention about the requirements of raw materials also in the project report. Then there is the requirement of power, water, mostly in case of manufacturing companies. In case of a travel agency or a tourism related service oriented company, power is required there also, although the need of power is not that much as is the case in the manufacturing sectors, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को सेपरेट लाइन लानी पड़ती है पावर के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा लोड मशीन्स के लिए होता है. तो फिर जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है उस पर वो लोड नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि वो उसको भी जला डालेगा. तो इसलिए उनकी जो पावर रिक्वायरमेंट्स हैं वो अलग सी होती हैं. तो उसके लिए उनको अपना ट्रांसफार्मर लगवाना पड़ता है. अगर आपने देखा होगा जो बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स होते हैं उनको अपनी बिजली के ट्रांसफार्मर अंदर होते हैं, जो ना हमारे मोहल्लों में होते हैं, उनको वैसे ट्रांसफार्मर्स अपने होते हैं ताकि वो डायरेक्ट लाइन लाते हैं और उससे जो आसपास के लोग हैं उनको पावर सप्लाई इफ़ेक्ट नहीं होती है. या उसी तरीके से वाटर, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को किसी यूनिट के लिए बहुत पानी की ज़रूरत होती है, तो उसको वाटर सप्लाई की रिक्वायरमेंट के बारे में लिखना पड़ता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कि वो कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे, उसका सारा कुछ. मैन पावर नीड्स, जैसे हम सपोज टूरिज़्म में अगर कोई होटल किसी को बनाना है, होटल के लिए भी तो उसको पावर नीड अपनी होती है, क्योंकि बड़ा होटल है तो उसको भी अपना ट्रांसफार्मर रहता है अंदर, क्योंकि उसको होटल में बहुत सारे एयर कंडीशनर्स होंगे, बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होंगे पावर की, तो उसको भी पावर का वो अपना सिस्टम रखना पड़ता है. तो उसी तरीके से पानी की, सपोज बड़ा होटल है उसमें बहुत सारे कमरे हैं, गेस्ट्स का फ्लो काफ़ी है, तो जितना एक मोहल्ले को पानी लगेगा उतना तो उस होटल को भी लगेगा पानी, क्योंकि उसमें उतने टूरिस्ट्स रहते होंगे. तो उसको उसके लिए एक सेपरेट वाटर लाइन, वाटर कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है. तो इसी तरीके से मैन पावर,
कि ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट, जैसे हम फॉर एग्जांपल ट्रैवल एजेंसी की बात करेंगे, तो ट्रैवल एजेंसी की जो रिक्वायरमेंट है ह्यूमन रिसोर्स की, वो रिक्वायरमेंट कम है। लेकिन एक होटल में ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं होटल्स में और काफ़ी सारा स्टाफ चाहिए। सपोज़ फ्रंट ऑफिस में अलग स्टाफ चाहिए, हाउस कीपिंग में चाहिए स्टाफ, फूड प्रोडक्शन में स्टाफ चाहिए, फूड एंड बेवरेज सर्विस में स्टाफ चाहिए, होटल की सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए स्टाफ चाहिए। तो वो जो है मैन पावर नीड्स से हम कहते हैं HR नीड्स, तो वो मेंशन करनी पड़ती हैं सारी। तो उसके अलावा जब हम बात करते हैं फिर जो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने अभी डिस्कस की, तो उसी के बेसिस पे इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट निकाला जाता है, मतलब कितना पैसे की रिक्वायरमेंट है इस प्रोजेक्ट के लिए। तो वो एसरटेन किया जाता है जब उसमें लैंड या बिल्डिंग रिक्वायरमेंट कितनी है। सपोज अगर किसी का होटल है तो होटल के लिए तो लैंड चाहिए, बिल्डिंग्स भी चाहिए, इजंट इट? ट्रैवल एजेंसी तो छोटे से ऑफिस से चल सकती है, लेकिन होटल चलाने के लिए तो लैंड भी चाहिए, क्योंकि पार्किंग की ज़रूरत है गाड़ियों की जो गेस्ट्स होंगे, या बिल्डिंग भी चाहिए क्योंकि कमरे, कॉन्फ्रेंस हॉल, बैंक्वेट, रेस्टोरेंट, बाकी चीज़ें हैं। तो उसी तरीके से अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वहाँ पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के हिसाब से वो मैन्युफैक्चरिंग जो मशीन्स वहाँ पे लगानी है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए, तो उसके लिए जो मशीनरी इक्विपमेंट चाहिए वो मेंशन करना है। तो होटल्स में जैसे आपने विज़िट किया होटल, तो आपने देखा वहाँ पे किचन में कितना सामान लगा होता है, वो ओवंस, बाकी सारी चीज़ें, कुकिंग रेंज। या आपने देखा कि सेंटूर आप आए थे? यस सर। ओके, तो सेंटूर होटल में आपने देखा कि जो होटल में गैस कुकिंग गैस सप्लाई होता है, तो उसके लिए कितना बड़ा रिजर्वायर है ना होटल के बाहर गेट के पास अंडरग्राउंड लगा है। तो वहाँ से फिर पाइपलाइंस बिछा के हैं जो अंदर किचन तक आती है गैस की सप्लाई। तो वो जो सारी चीज़ें हैं उसके लिए इक्विपमेंट्स, मशीन्स चाहिए जो वो सारा पॉसिबल करेगी। या आपने वहाँ पे देखा वॉशिंग के लिए जो लॉन्ड्री है, तो कितनी बड़ी वॉशिंग मशीन आपने देखी वहाँ पे। तो वो वॉशिंग मशीन एक का जितना बड़ा हमारा बेडरूम होता है उतनी बड़ी थी। तो वो तो मशीन है एक्चुअली, दैट वाज अ मशीन इंस्टॉल्ड देयर। तो वैसी सपोज अगर कोई ऐसा किसी को स्टार्ट करना है तो वो मशीनरी इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए उसको उस बिज़नेस के लिए, वो सारी चीज़ें मेंशन करना होता है। या अगर सेंट्रली हीटेड रखना है होटल को, तो वो सेंट्रल हीटिंग सिस्टम के लिए भी बड़ी बड़ी मशीन्स इंस्टॉल की जाती हैं। तो वैसी सारी जो चीज़ें हैं वो जब सारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में 1 बाय 1 वो आइटम्स मेंशन करते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो उसी के बेसिस पे प्रोजेक्ट का कॉस्ट निकाला जाता है कि इस प्रोजेक्ट को, इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए अब कितना पैसा चाहिए। तो उसी के बेसिस पे जो फिनेंशियल एनालिसिस एंड इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट जो है वो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आता है कि अगर हम इतना पैसा लगा रहे हैं, सपोज हमने कैलकुलेट किया कि लैंड इतना चाहिए हमको, बिल्डिंग इतनी चाहिए, अगर लैंड इतना चाहिए तो किस एरिया में चाहिए, तो उस एरिया में अगर सपोज लैंड का वैल्यू क्या है उस हिसाब से हमने लिखा, बिल्डिंग को, इतनी बड़ी बिल्डिंग को बनाने में कितना पैसा चाहिए, उसका एस्टिमेट बाज़ाब्ता बनता है। क्योंकि सपोज़ अगर हमको बिल्डिंग बनानी है सपोज़ 3000 स्क्वायर फीट और हमको 2 स्टोरी बिल्डिंग बनानी है या 3 स्टोरी जो भी है, तो हम उसका बाज़ाब्ता एस्टिमेट निकाल सकते हैं। इंजीनियरिंग एस्टिमेट निकलता है कि इतनी बिल्डिंग अगर बनानी है जो इतने स्क्वायर फीट की होगी, इतने स्टोरी होगी, उसमें ये अकोमोडेशन होनी चाहिए। तो इंजीनियर्स उसका एस्टिमेट बहुत अच्छी तरह से निकाल के देते हैं कि उस बिल्डिंग में आपको इतना खर्चा आएगा, तो उस हिसाब से वो आप लिखते हैं।
फिर अगर आपको ये मशीन्स ख़रीदनी है तो जो उस मशीनरी के सप्लायर्स होते हैं, दे प्रोवाइड यू विद द कोटेशंस फॉर दोज मशीन्स के कितने अमाउंट में आपको ये मशीन्स आएगी, तो आप उसका लिखते हैं। या फिर जो बाकी आपने मेंशन किया उसमें सपोज़ पावर रिक्वायरमेंट, अगर आपको अलग से ट्रांसफार्मर वहाँ पे लगाना है तो आप अपनी पावर रिक्वायरमेंट निकालते हैं कि आपको क्या क्या चलाना है उस बिल्डिंग में। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो आपकी मशीन कितनी पावर कंज्यूम करेगी, अगर होटल है तो आपको क्या क्या मशीन्स, आपके जो किचन में इक्विपमेंट्स हैं वो कितना पावर लेते हैं, आपको जो एयर कंडीशनर्स हैं या सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है वो कितना लेगा पावर, या आपकी जो लॉन्ड्री है उसमें जो बड़ी वॉशिंग के लिए इक्विपमेंट्स हैं, मशीन्स हैं, वो कितना लेगी। तो आप ओवरऑल निकालते हैं कि हमारी पावर कंजप्शन इतनी होगी। तो अकॉर्डिंगली व्हाट यू डू, यू एसेस योर रिक्वायरमेंट ऑफ पावर। सपोज अगर आपको इतने किलोवाट्स कंजप्शन है पर डे, तो पर मंथ आपको इतना लगेगा। तो उसी हिसाब से आप बिजली का जो ट्रांसफार्मर आपको लगेगा तो वो कितने मेगावाट्स का होगा, तो उसकी जो आप करते हैं इवैल्यूएशन, वो उसी बेसिस पे करते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ पावर है। या इसी तरीके से अगर आपकी वाटर की सप्लाई आपको एसेस करते हैं कि कितनी पानी की सप्लाई है, उसी हिसाब से आप अपनी वाटर रिजर्वायर, या अगर आपको सपोज़ आजकल पानी के लिए बहुत सी जगह ट्यूबवेल्स लगाते हैं, तो फिर वो देखते हैं कि ट्यूबवेल में कितने पानी निकल सकता है, उसी हिसाब से वो उतना डीप जाते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा डीप जाएंगे उतना पानी ज़्यादा रहता है वहाँ पे। अगर थोड़ा सा ज़्यादा डीप नहीं जाएगा तो पानी निकल सकेगा, लेकिन अगर ज़्यादा निकालेगा तो फिर वो खुश्क होगा, फिर कुछ टाइम वेट करना है, फिर और पानी देगा वो। तो अगर किसी को वाटर सप्लाई की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है तो उसमें वो ज़्यादा उसी हिसाब से ज़्यादा डीप जाता है, जो उसके एक्सपर्ट्स हैं उनसे मशवरा करके कि इतना पानी निकालने के लिए मुझे किस टाइप का ट्यूबवेल लगाना है। तो वो सारी चीज़ें उसमें जितना डीप जाएगा, जितना रिक्वायरमेंट पानी की ज़्यादा होगी, तो उतना उसको ट्यूबवेल का खर्चा ज़्यादा आएगा, क्योंकि उसी हिसाब से उसकी पाइपिंग नीचे होगी या उसी हिसाब से वो उसका बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा। तो ये सारी असेसमेंट की जाती है बाज़ाब्ता। और फिर मैन पावर की रिक्वायरमेंट कितनी है, मिनिमम रिक्वायरमेंट मैन पावर की, क्योंकि उनको तनख्वाह देनी है, तो उनकी सैलरी, बाकी सारी चीज़ें जो है उसको निकालते हैं खर्चा कि कितना लगेगा उस पर। तो उसी के बेसिस पे फिर उसके बाद ये भी है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट निकल जाता है, इस सब को टोटल करके कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमको इतना पैसा चाहिए। तो अब उसके बाद तो जो जैसे परसों मैंने आपके साथ बात की, when I was talking to you about the market survey, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने से पहले ही थोड़ा सा जो सुपरफिशियल मार्केट सर्वे होता है वो तो ऑलरेडी हुआ होता है, क्योंकि जिसमें पहले कोई डिसाइड करता है कि मुझे कौन सा बिजनेस करना है, क्योंकि जब तक वो एक मार्केट सर्वे नहीं करेगा तब तक उसको एक परफेक्ट आइडिया नहीं आएगा कि मुझे कौन सा बिजनेस करना है, बिकॉज इट इज़ थ्रू द मार्केट सर्वे दैट he will have an idea that what type of business I have to start. तो उसके बाद उसी के बेसिस पे जो फिर उसने बाकी काम किया, अब तो उसके बाद एक प्रॉपर फाइनेंशियल एनालिसिस होता है, क्योंकि फाइनेंशियल एनालिसिस इसलिए ज़रूरी है कि अब इसने देखा कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए इतना पैसे की ज़रूरत है, लेकिन साथ ही ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है कि क्या इतना पैसा इन्वेस्ट करना इस बिज़नेस में मेरे लिए फिजिबल है या नहीं है। तो दैट इज़
to know about the economic viability of the project, कि क्या इकोनॉमिकली ये बिजनेस वायबल है या नहीं. इकोनॉमिक वायबिलिटी बड़ी ज़रूरी है, बिकॉज उसमें एक चीज़ आता है जो एक टर्म है, टेक्निकल टर्म ही है, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है कि अगर आपने सपोज ये सारा देखा और आपको लगा कि इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए मुझे सपोज 25 लाख चाहिए या 50 लाख जो भी है, क्योंकि इसमें माइक्रो स्मॉल मीडियम है तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग बिजनेस होता है अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट. तो सपोज आपको लगा कि इस बिजनेस के लिए 25 लाख मुझे चाहिए, तो फिर आप देखते हैं यहाँ से इकोनॉमिक वायबिलिटी. अगर 25 लाख में यहाँ पे लगाता हूँ बिजनेस में, तो रिटर्न मुझे कितना आएगा, दैट इज कॉल्ड ROI, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. इतना पैसा इन्वेस्ट करने से मुझे वापस कितना आ सकता है, दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI. इन्वेस्टमेंट, हाँ. तो ROI अगर आपका जो इसका जो एक रेशियो है इन्वेस्टमेंट का और उसके रिटर्न पे, अगर आपका ये रेशियो ठीक है, मतलब कंपेयर टू अदर बिजनेस, तो उससे आपको लगता है कि यस दिस बिजनेस इज इकोनॉमिकली वायबल. तो जब ये इकोनॉमिकली वायबल होगा तभी ये प्रोजेक्ट सैंक्शन अप्रूव होता है. इसीलिए इस प्रोजेक्ट को कहते हैं DPRP, दैट इज डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और इसको कहते हैं PFR, दैट इज प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट. क्योंकि whenever you are approaching anybody, they see your project. आप बैंक के पास जाओगे, फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के पास जाओगे, किसी के पास, इनफैक्ट अगर EDI के थ्रू भी आप लोन लेंगे, क्योंकि जो परसों मैं डिस्कस कर रहा था आपके साथ EDI, तो वहाँ पर भी आपका प्रोजेक्ट देखा जाता है. हालांकि वो आपको वहाँ से ही हेल्प करते हैं प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने में भी, लेकिन बनाने के बाद वो भी उस प्रोजेक्ट को पहले देखते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट जो है वो इकोनॉमिकली वायबल होना चाहिए. इकोनॉमिकली जब वायबल होगा तभी उसको कोई भी फिनेंस करता है अच्छी तरह से. जब उनको भी लगे कि हाँ ये प्रोजेक्ट वाकई वायबल है, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगा, तो तभी इस प्रोजेक्ट पर लोग उस पर लोग उस प्रोजेक्ट की ओर अट्रैक्ट होते हैं. राइट? तो इसमें जो है, जब हम प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट की बात करते हैं तो उसमें जो MSMDE हैं, जो पहले स्मॉल SS, उसको पहले SI कहते थे, स्मॉल इंडस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट, लेकिन अब उसको बनाया गया माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, MSMEDI उसको कहते हैं. वो लगभग हर किसी स्टेट में है, तो वो यहाँ पर भी है JNK में. और MSMEDI जो है, it is working, it is having experts also with in its domain who are helping entrepreneurs in developing project reports. तो उसमें ये चीज़ें जो है, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर को प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में बाज़ाब्ता उसको सिखाया जाता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट का पर्पस क्या है, इसको कैसे डेवलप किया जाता है. जैसे ना आपका अभी चल रहा है प्रोजेक्ट रिपोर्ट 4th सेमेस्टर का, तो वो भी इसी दिशा में, मतलब उसमें भी आपको ये चीज़ें सीखने को मिलेगी प्रोजेक्ट रिपोर्ट. हालांकि उसमें जो आपका प्रोजेक्ट का नेचर है मोस्टली वो एकेडमिक पैटर्न का होता है, लेकिन उसमें वही स्ट्रेटजी फिर यूज़ होती है जब आप बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं. क्योंकि यहाँ पे आप देखते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस जब आप करते हैं तो उसमें आप बहुत सारी चीज़ें स्टडी करते हैं.
जैसे कि आप असेसमेंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई करते हैं, जो परसों मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, वो एक ट्रैवल एजेंसी का मॉडल। तो वंस यू आर गोइंग टू स्टार्ट एनी बिजनेस, तो आप देखते हैं उसकी सप्लाई और डिमांड, कि आप देखते हैं कि कितने या होटल हैं, गेस्ट हाउस हैं, कुछ हैं, कितने एंटरप्रेन्योर्स हैं, कितने लोग हैं जो ऑलरेडी ये बिजनेस करते हैं उस एरिया में। और आप ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि कितने हैं जो ये प्रोडक्ट, ये सर्विस यूज़ करते हैं, अवेल करते हैं। तो जो अवेल करते हैं, जो ढूंढते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स को, जो ऐसी सर्विसेज को चाहते हैं, तो वो बन जाता है उसका डिमांड साइड। क्या बनता है? डिमांड साइड। डिमांड साइड। और जो ऐसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो वो बनता है उसका सप्लाई साइड। तो इकोनॉमी का एक बेसिक एस्पेक्ट है कि अगर किसी भी बिजनेस को फ्लोरिश होना है, बिजनेस को कामयाब होना है, तो कौन सा साइड बड़ा होना चाहिए, सप्लाई साइड या डिमांड साइड? डिमांड। वेरी गुड, वेरी गुड, डिमांड साइड। तो डिमांड, क्योंकि जब डिमांड ज़्यादा होगी तो नेचुरली जो सप्लायर हैं, सपोज डिमांड साइड हम यहाँ पे करेंगे टूरिज्म के लिहाज से, डिमांड साइड में टूरिस्ट्स आएंगे। ओके, अगर हम एकोमोडेशन के एस्पेक्ट से देखेंगे, तो सप्लाई साइड से आएंगे होटल, गेस्ट हाउस, लॉज जो भी हैं। तो जब यहाँ से टूरिस्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उतनी जो होटल हैं, ये हैं, गेस्ट हाउस हैं, या बाकी कोई एकोमोडेशन बिजनेस है, तो उनका बिजनेस ज़्यादा फ्लोरिश हो सकता है जब यहाँ से डिमांड ज़्यादा हो, जब टूरिस्ट ज़्यादा हो। तो वो सप्लाई साइड के लिए बेटर है। अगर यहाँ से टूरिस्ट ही नहीं है, तो होटल कितने भी अच्छे हैं, तो वो फ्लोरिश हो सकते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ टूरिस्ट्स वो फ्लोरिश नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनका डिमांड साइड ड्यू टू टूरिज्म है, टूरिस्ट्स की वजह से है। तो यही चीज़ है कि ये जो डिमांड साइड देखना है पहले, कि डिमांड साइड कैसा है, तो उसी हिसाब से फिर आपको देखना है कि एग्जिस्टिंग सप्लाई साइड कितना है, कितने लोग ये चीज़ सप्लाई करते हैं। तो उसी हिसाब से आप इस बिज़नेस का, इस प्रोजेक्ट का फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। हाँ, कुछ चीज़ों में ये होता है कि आप इस सप्लाई डिमांड रेशो को अल्टर कर सकते हैं। सपोज आप देखते हैं, कभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जब यहाँ पे 90s की बात करूँगा मैं, अर्ली 90s की बात, क्योंकि 89 में यहाँ पे हालात ख़राब हुए J&K में, कश्मीर में मोस्टली। तो 89 से पहले काफ़ी फॉरेनर्स या बाकी डोमेस्टिक टूरिस्ट्स यहाँ पे होते थे कश्मीर में। In fact, there was a huge influx of foreign tourists, and they used to stay for many days in Kashmir. I have an idea that जो ये नगीन लेक, डल लेक साइड था, वहाँ पे वो छोटे छोटे टेंट्स लगे होते थे, मुझे याद है। तो उनमें फॉरेनर्स होते थे पूरे, वो दे यूज्ड टू बी देयर। और हाउस बोट्स की तो बात ही नहीं थी, दे वर ऑल फुल। तो होटल्स तो ऑलरेडी फुल होते थे। तो फिर जब यहाँ पे हालात ख़राब हुए और फॉरेन ट्रैवल एडवाइजरीज आ गई टूरिस्ट्स को कि आप कश्मीर डेंजरस हैं जाने के लिए, तो उन्होंने यहाँ पे आना बंद किया। अब जो काम था होटेलियर्स को ख़त्म हो गया एक साथ, क्योंकि सप्लाई साइड ही, डिमांड साइड ही बैठ गया। सप्लाई साइड तो वैसा ही था, क्योंकि होटल्स वैसे ही थे, हाउस बोट्स थे, लेकिन डिमांड साइड बैठ गया। तो सप्लाई साइड में कोई ये नहीं था, मतलब कोई काम ही नहीं था। ऑक्यूपेंसी एकदम 100% से 0 पे आ गई। लेकिन फिर उस वक्त कुछ होटल्स ने, कुछ
बाकी होटल्स ने बंद किए होटल्स, कुछ ने अपनी लाइन चेंज की, होटल के बदले कुछ और डाला, जैसे कि आपने सुना होगा मॉडर्न हॉस्पिटल का नाम। Yes, sir. तो वो भी एक होटल था पहले, सपोज उसने कन्वर्ट किया फिर होटल इनटू हॉस्पिटल, और उसने फिर होटल से भी ज़्यादा काम हॉस्पिटल से किया। तो मतलब वो उसने देखा, वो अपने प्रोजेक्ट को जब उसने फाइनेंशियल एनालिसिस उस वक्त किया, उसको लगा कि अब ये होटल के लिए मौजून नहीं है, क्योंकि टूरिस्ट ही नहीं आते हैं, तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो ब्लॉक होती होटल में, तो उसने उसको चेंज किया इनटू हॉस्पिटल। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जब हो गई, उसी तरीके से जब हम बात करते हैं इसकी प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट में, तो ये फाइनेंशियल एनालिसिस करना ज़रूरी है, क्योंकि उससे देखते हैं कि हमारा जो मार्केट है वो क्या है, डिमांड। अब जो डिमांड को अल्टर करना, जैसे कुछ होटल्स ने, सपोज कुछ होटल्स ने कन्वर्ट किया, कोई दूसरी लाइन इख्तियार की, जैसे होटल से हॉस्पिटल। लेकिन कुछ ने क्या किया, कुछ ने जो होटल है, अपना जो बिज़नेस उनका था टूरिस्ट्स के साथ होता था, उनका जो डिमांड साइड था वो बिकॉज ऑफ टूरिस्ट्स था, लेकिन उन्होंने डिमांड साइड को ऐसे अल्टर किया कि उस वक्त जब हालात ख़राब हुए यहाँ पे, तो नेचुरली तब तक जो सपोज़ मुलाजिम थे यहाँ पे उस वक्त, बाकी ऑफिसेस के, सपोज़ एजी ऑफिस हैं, बाकी सेंट्रल ऑफिसेस या सेक्रेटेरिएट या बाकी उसमें, तो उनको उन्होंने अप्रोच किया एस्टेट्स डिपार्टमेंट जो स्टेट का होता है, जो एकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं इनको स्टाफ को, तो उनको अप्रोच किया कि आप हमारे होटल को यूज़ कर लो एज स्टाफ क्वार्टर। कुछ होटल्स ने ये किया, और उन्होंने एस्टेट्स डिपार्टमेंट के साथ एक एग्रीमेंट किया, और एस्टेट्स डिपार्टमेंट ने उनके होटल्स ले लिए और वहाँ पे अपने मुलाजिमों को रखा, सरकार के मुलाजिमों को। तो उसमें ये हुआ कि उनको गवर्नमेंट की तरफ से एक रेकरिंग रेवेन्यू आता रहा, उनके साथ महीने का उन्होंने फिक्स किया कि इतना। तो उन्होंने अपनी बिजनेस को सस्टेन किया उस सूरत में, अपना जो उन्होंने ऑल्टर किया, टूरिस्ट के लिए जो होटल्स थे उन्होंने ऑल्टर किए, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को रखा। तो लेकिन एटलीस्ट उन्होंने अपना जो रेवेन्यू है वो उन्होंने सस्टेन किया, क्योंकि अब उनको पैसा आता था गवर्नमेंट से, जो वो रेंट लेते थे उनसे टैरिफ के बदले, तो उससे उनका बिजनेस सस्टेन हो गया। तो दैट इज़ कॉल्ड कि उन्होंने अपना जो मार्केट है वो कैसे उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी कि हम अब ये कर सकते हैं इस तरीके से। या इस वक्त आप देखिए, अगर आप देखेंगे श्रीनगर में जो बुलीवार्ड में होटल्स हैं इस वक्त, वो सारे भरे हुए हैं अभी। आपको पता है कैसे? इज इट ऑडिबल? तो आप देखते हैं बुलीवार्ड पे होटल्स हैं, तो वहाँ पे इस वक्त काम चल रहा, मतलब बिजनेस है उनको, फिर भी आपको पता है कैसे है? जो ये पॉलिटिशियन वहाँ पे, नहीं, आजकल देखो क्या है, आजकल वो तो ऑलरेडी कुछ होटल्स हैं जिसमें वो उन्होंने लिए हैं, वो मैं उसके पहले आपके साथ डिस्कस कर रहा था। लेकिन जो इस वक्त कुछ होटलियर्स गवर्नमेंट को अप्रोच किया कि आप हमारे होटल्स को एज क्वारंटाइन सेंटर्स यूज़ कर सकते हैं। यस सर, यस सर। तो उसमें क्या हुआ, उसमें गवर्नमेंट ने एक बाज़ाब्ता एक टैरिफ लिस्ट निकाला पेड क्वारंटाइन का। पेड क्वारंटाइन में डिफरेंट होटल्स का उन्होंने लिस्ट निकाला, किस होटल को क्या अप्रूव है, कुछ को 1400, कुछ को 1000, कुछ को 1800। तो अब जो बाहर से आते हैं इस वक्त लोग, या इनफैक्ट जो यहाँ भी पॉजिटिव केसेस के जो नियरेस्ट कॉन्टैक्ट्स को क्वारंटाइन के लिए लेते हैं, तो बहुत सारे लोग ऑप्ट करते हैं पेड क्वारंटाइन, क्योंकि पेड क्वारंटाइन में उनको ज़्यादा अटेंशन फैसिलिटी मिलती है।
तो उसमें उन होटल्स को बाज़ाब्ता रेवेन्यू आता है। तो दिस इज़ कॉल्ड, ये उन्होंने, क्योंकि अभी तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी कि उनको कोई टूरिस्ट आ जाए इस सिचुएशन में। इस सिचुएशन में जब कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता है जो बीमार है, क्योंकि ना डॉक्टर भी डर जाता है क्लिनिक चलाने में और पेशेंट भी डर जाता है डॉक्टर के पास जाने में। तो वो तो मेडिकल इमरजेंसी है, उस सूरत में लोग डरते हैं निकलने को, तो टूरिस्ट कौन जाएगा अभी। लेकिन Yes, sir. फिर भी आप देखो कि उन्होंने कुछ होटल्स ने, इनफैक्ट मुझे लगता है राजबाग और बुलेवार्ड में सारे होटल्स अभी काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर में पेड क्वारंटाइन चल रहा है। जहाँ पे पेड क्वारंटाइन भी नहीं है उनको भी गवर्नमेंट उस होटल को क्वारंटाइन सेंटर यूज़ करने के लिए पैसा देती है। Yes, sir. तो ये जो है, ये एक्चुअली क्या हुआ, ये मार्केट को इन्होंने अल्टर किया आपने, कि इन्होंने देखा कि अब इस वक्त हम एटलीस्ट यहाँ से अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और यही चीज़ इस वक्त अभी, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कंट्री वाइड में अभी कल 10,000 से ज़्यादा मुझे लगता है केस हो गए पूरी कंट्री में। और उस सूरत में जो बेड रिक्वायरमेंट है बढ़ गई, क्योंकि अब बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं कोविड के एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनको एज सच सिम्टम्स नहीं है, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि वही सबसे मेन ख़तरनाक इसमें ये एस्पेक्ट है इस बीमारी का। तो उसमें पेशेंट ठीक हो सकता है, लेकिन उसको ज़रूरी पड़ता है वेंटिलेटर सपोर्ट। लेकिन वेंटिलेटर सपोर्ट के लिए उसको हॉस्पिटल जाना है, जहाँ पे वेंटिलेशन उसको मिले, वेंटिलेटर पे उसको चढ़ाया जाएगा। तो अब जब बेड कैपेसिटी बेड रिक्वायरमेंट से कम है, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम है, तो उस सूरत में प्रॉब्लम हो रही है अभी बहुत सारी स्टेट्स में जहाँ पे केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों की डेथ हुई इस रीज़न से कि उनको बेड भी नहीं मिला हॉस्पिटल में। तो अब उस सूरत में बेड कैपेसिटी इंक्रीज़ हो रही है, और उसमें बहुत सारे होटल्स को कन्वर्ट किया जा रहा है इनटू हॉस्पिटल्स, क्योंकि होटल्स में ऑलरेडी बेड्स लगे हैं, इजंट इट। तो मेक शिफ्ट हॉस्पिटल्स उनको बनाया जा रहा है। अब उसमें जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, सपोज ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर है, वैसा सामान लगाया जाता है, लेकिन जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस वक्त सरकार मत बना सकता है। तो वो रेडीमेड इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। तो उसमें इस वक्त बहुत सारे होटल्स को कन्वर्ट किया जा रहा है इनटू मेक शिफ्ट हॉस्पिटल्स। इनफैक्ट गवर्नमेंट के पास एक प्रपोजल था जिसमें वो, क्योंकि इस वक्त ट्रेन सर्विस भी मैक्सिमम बैठी हुई है, स्टैंड स्टिल पे है, जिसमें उन्होंने कुछ बड़ी ट्रेन्स को भी यूज़ किया इनटू मेक शिफ्ट हॉस्पिटल, क्योंकि ट्रेन लगी है लाइन पे, उसको स्टेशनरी रख के उसके जो अंदर वाली सारा उसको यूज़ करते हैं एज अ मेक शिफ्ट हॉस्पिटल। तो ये चीज़ें जो होती हैं, ये होता है कि जब एनालिसिस किया जाता है, फाइनेंशियल एनालिसिस प्रॉपरली, तो ये चीज़ें भी उसमें सोच के उस पर मेंशन की जाती हैं कि इन दिस केस, क्योंकि जो आप करते हैं ना इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में एक एनालिसिस जिसमें होता है उसे कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस मीन्स S फॉर स्ट्रेंथ्स, W फॉर वीकनेसेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज, T फॉर थ्रेट्स। तो वो स्वॉट एनालिसिस जो है उसमें आप अपने प्रोजेक्ट के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस भी देखते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ्स के बेसिस पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, लेकिन कोई वीकनेस हो, जैसे ऐसे ही कभी कुछ ऐसा हुआ, पैंडमिक है, कोई हालात ख़राब हुए, कुछ और चीज़ हुआ, नेचुरल डिज़ास्टर हुआ, तो उसमें वो एक वीकनेस बनती है प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन उस वीकनेस में जो थ्रेट्स हैं, जैसे बिजनेस में डिक्रीज़ हुआ, कुछ ऐसा हुआ, तो उन थ्रेट्स को आप कैसे मैनेज करेंगे,
उन थ्रेट्स को आप कैसे अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, पेंडेमिक की थ्रेट को किसी होटलियर ने अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट किया, क्योंकि उसने उसी थ्रेट को, जो कोविड की वजह से सारा बिजनेस कोलैप्स हुआ, लेकिन कोविड की वजह से ही उसने बिजनेस जनरेट किया, पेड क्वारंटाइन, Yes, sir. इजंट इट। तो उसी जो थ्रेट है, उसी थ्रेट को उसने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। तो वो भी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मेंशन करते हैं कि अगर पॉसिबल ऐसी चीज़ें होगी तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। या एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जो एक नया बिजनेस में आता है कोई एंटरप्रेन्योर, सपोज कल को आप जाएंगे या कोई दूसरा, जिसको जिसको हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। दैट मीन्स जो पहली बार बेचारा बिजनेस में आया हो, उसका फादर बिजनेस में नहीं है, मे बी गवर्नमेंट मुलाजिम है या और कोई काम करता था, तो बिजनेस का कोई नो हाउ नहीं है। अब उसको किन के साथ कॉम्पीट करना है? उन लोगों के साथ कॉम्पीट करना है जो बहुत सालों से बिजनेस में है, या जिनके आबा व अजदाद बिजनेस में थे, उनके बाप भी बिजनेस में थे, दादा भी बिजनेस में थे, तो उनके साथ कंपटीशन करना है। लेकिन एक नया फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर को पुराने बिजनेसमैनों के साथ कॉम्पीट करना है, तो कुछ उसको क्या मतलब, वो कैसे अच्छी तरह कॉम्पीट करेगा, क्योंकि उसके पास ना उतना तजुर्बा है, Experience. ना उतने पैसे हैं। लेकिन उसके पास भी जो ये वीकनेस है, उसके पास एक्सपीरियंस उतनी नहीं है, उसके लिए वीकनेस है, उसके पास उतना पैसा नहीं, उसके लिए वीकनेस है, लेकिन उसी वीकनेस को वो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकता है। पता है कैसे? अब आपको मैं एग्जांपल दूंगा। सपोज हम एक बिजनेस की बात करेंगे, फोटोग्राफी। तो Yes, sir. फोटोग्राफी में आप तो ऐसे आपके टाइम में आपके जो पेरेंट्स हैं, आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं इस बारे में, क्योंकि थोड़ा सा अच्छी एग्जांपल है ये समझाने के लिए आपको। क्योंकि आपके बचपन से ही मुझे लगता है टेक्नोलॉजी बराबर थी, जहाँ तक मुझे लगता है, Yes, sir. क्योंकि आपकी एज अभी ज़्यादा नहीं है। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि जब मैं छोटा था, तो उस वक्त भी, क्योंकि फ़ोटोग्राफ की ज़रूरत तो उस वक्त भी पड़ती थी फॉर्म भरने के लिए कुछ, तो मुझे याद है कि जब हम फ़ोटो उठाते थे, फिर फोटोग्राफर पहले तो दूर जाना पड़ता था फ़ोटो उठाने के लिए। तो फिर जब फोटोग्राफर फ़ोटो उठाता था, तो फिर वो बोलता था कि अब मैं आपको, अब आप, वो टाइम देता था, नॉर्मली 5 दिन 4 दिन के बाद बोलता था आप आ जाना। कंफर्म नहीं करता था, लेकिन बोलता था मे बी 4-5 दिन के बाद फ़ोटो तैयार होगा। पता है क्यों? क्योंकि उस वक्त उसके पास जो कैमरा होता था, उसमें फिल्म लगी होती थी अंदर से, Yes, sir. और उस फिल्म को, सपोज मैंने उठाया फ़ोटो, उसमें शायद 38 की 40 की कितने होते थे उसमें एक फिल्म में फ़ोटोज़। जब 40 लोग या 38 लोग फ़ोटो उठाते, तब वो फिल्म ख़त्म होती। फिर उसके बाद फातोस निवान से फिल्म वो एक कारखाने पे लेता था, फिर वहाँ पे उसको वॉश करके फ़ोटो बनता था। लेकिन अगर Yes, sir, उसको वो फिल्म कभी 10 दिन में भी ख़त्म नहीं होती थी, तो आपको वेट करना था तब तक फ़ोटो के लिए। Yes, sir. तो नॉर्मली उसको पता होता था 4-5 दिन में ये फिल्म, या क्या टाइम लगता था उसको, 3 दिन 4 दिन, वो उसी हिसाब से टाइम रखता था। तो नॉर्मली वो फिल्म जो होती थी, वो लगभग वो जब टाइम रखता था, तो फिर वो फोटोग्राफ देता था। और फोटोग्राफिक कैमरा दूसरे टाइप का होता था, महंगा होता था वो उस वक्त। और फिल्म को धोने का कास्ट भी बहुत ज़्यादा था। और मुझे लगता है यहाँ पे 2 कारखाने जिनका नाम मैं सुनता था उन दिनों, एक था ताज स्टूडियो, एक था वतन। मुझे लगता है खाली शायद यही 2 थे जिनके पास ये वॉश होती थी। और मैं एक दिन उनके कारखाने पर गया, वो बड़ा था, वहाँ पे बहुत बड़े हॉल्स थे, वहाँ पे बड़ी मशीन्स थे, उन मशीन से वो फ़ोटो निकलते थे वॉश करके। और जो भी कश्मीर के, चाहे कुपवारा, बारामूला, अनंतनाग, वो शोपियान, कुलगाम, बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट से फ़ोटोग्राफर्स वहाँ ही आते थे अपनी फ़िल्म लेके, वहाँ पर वो फ़ोटोग्राफ बनवाते थे उसके। तो काफ़ी रश रहता था उनको। लेकिन अब उनको, चाहे वो थे वो जो फ़ोटो स्टूडियोज़ थे पुराने, उनको बहुत तजुर्बा था
इस बिजनेस में, Yes, sir. था ना। अब अगर Yes. आज कोई जाता है फोटोग्राफी करने के लिए, या सपोज जिसने आज से 10 साल पहले स्टार्ट किया ये काम, अब उसके पास वो एक्सपीरियंस नहीं थे, वो बड़े कारखाने नहीं थे, वो पैसा नहीं था, लेकिन उसके पास क्या था उनके साथ कॉम्पीट करने के लिए? जो ना नया एंटरप्रेन्योर है, नया एंटरप्रेन्योर जो है, हाँ, जो इसमें जाएगा फोटोग्राफी में, उसके पास उसके पास टेक्नोलॉजी, वेरी गुड, वेरी राइट, उसके पास टेक्नोलॉजी है। क्योंकि अब जो फोटोग्राफी है, अब ना वो फिल्में रही जो वो कैमरा में लोड होती थी, ना वो जो जहाँ पे वो धोते थे वो बड़ी मशीन्स का काम रहा, क्योंकि अब आपके पास सोफिस्टिकेटेड कैमरास हैं जिनकी क्लैरिटी बहुत अच्छी है, और आपके पास एक ऐसे प्रिंटर्स हैं जो आपको क्वालिटी प्रिंट आउट देते हैं फोटोग्राफ्स के, और जिस साइज का आपको चाहिए वो, और इनफैक्ट बैकग्राउंड्स भी रखने हैं वो भी कर सकते हैं, बहुत कुछ उसमें। आप फोटोशॉप हैं आपके पास, सॉफ्टवेयर्स, बाकी सारी चीज़ें जिसमें आप अच्छी एडिटिंग, अच्छी क्लैरिटी ला सकते हैं, उसमें अच्छी कलर कॉम्बिनेशन। और आप अपने एक छोटे कमरे में, जिनके पास इतने बड़े कारखाने थे उसके, आप एक छोटे से कमरे में कुछ कम इक्विपमेंट से उनसे अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, Yes, sir. और बहुत कम खर्चे पे, क्योंकि आपके पास फिल्म का खर्चा भी नहीं है, वो बाकी भी नहीं है, आपको पास फोटोग्राफिक वो पेपर लाना है प्रिंट आउट्स के लिए, दैट्स इट। तो ये एक नए एंटरप्रेन्योर के पास, जिसके पास तजुर्बा नहीं है पुराना, क्योंकि पुराना तजुर्बा जो उनका था जनरेशन से, उन फोटोग्राफर्स को उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है अब, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी है अब ख़त्म हो गई, isn't it? अब उनको Yes, sir. फोटोशॉप सीखना है, जिनको वो मैनुअल टेक्नोलॉजी पे उतना होल्ड था, बरसों से वो सीखा था और बहुत अच्छी तरह से आता था, लेकिन अब कोई वैसे फोटोग्राफिक हाउसेस से काम नहीं करेगा, क्योंकि अब तो यहाँ आपकी क्वालिटी बेटर होगी और क्विक। आप मत बोलोगे किसी को 4 दिन वेट करो मेरी फिल्म खत्म हो जाएगी, आप उसको बोलो भाई साहब आप बैठिए, अभी 10 मिनट में आपको देंगे, isn't it? तो आप बड़े सीनियर लोगों से जो इस काम में हैं बहुत सालों से, उनका बिजनेस आप ले सकते हैं। तो ये एक छोटे नए एंटरप्रेन्योर के लिए ये स्ट्रेंथ बन सकती है कि वो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकता है, और यही चीज़ खाली इसमें नहीं हुआ, हर किसी फील्ड में हुआ। आप टूरिज्म की बात करेंगे, वहाँ पर भी जैसे आपके साथ मैं कर रहा था एक जो हमारा 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिस्कस, आप भी थे शायद उसमें, 4th सेम वाले भी जब हम ज्वाइंटली कर रहे थे, तो मैं ब्रीदिंग टूरिज्म की बात कर रहा था, रूरल टूरिज्म की बात कर रहा था, isn't it? Yes, sir. तो आपको पता है वो रूरल टूरिज्म, वो ब्रीदिंग टूरिज्म क्या करेगा? ब्रीदिंग टूरिज्म की बात करूंगा मैं। ब्रीदिंग टूरिज्म बिल्कुल इसी तरीके से करेगा जैसे ये फोटोग्राफर है ना, छोटा सा नया एंटरप्रेन्योर, उसने बड़े लोगों से बिजनेस स्नैच किया, उसी तरीके से ब्रीदिंग टूरिज्म में आप जैसा टूरिज्म एंटरप्रेन्योर बड़े 5 स्टार होटल्स का काम ले सकता है, क्योंकि टूरिस्ट की नीड्स बदल गई है। Yes, sir. यू गॉट इट? क्योंकि टूरिस्ट की रिक्वायरमेंट्स बदल गई हैं, टूरिस्ट कुछ और ढूंढता है अब, जो नीड्स आप उसकी पूरी कर सकते हैं विदाउट दैट बिग टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि वो फ्रेश एयर इनहेल करने के लिए आएगा। तो वो चीज़ें जो है वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है फॉर अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, जो वो यूज़ करके अपना बिजनेस फ्लोरिश कर सकता है और compete कर सकता है उन बिजनेसमैन के साथ जो बहुत बहुत सालों से बिजनेस में हैं और जिनके पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि नेचुरली नए एंटरप्रेन्योर के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी होगी, रिसोर्सेज कम है, लेकिन फिर भी उसको हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। उसके पास
नई इनोवेशंस है, नई टेक्नोलॉजी है, नए थॉट्स है, जिसके थ्रू वो अपनी बिजनेस को फ्लोरिश कर सकता है, राइट? Yes, sir. So with this, we end the topic, and if there is anything you would like to discuss, it is open for discussion.